हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से आइडियाज़ पर बेस्ड है, जैसे कि कुछ आइडियाज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आइडियाज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुए? क्योंकि ये कहीं से तो आए होंगे। ऐसे ही कुछ आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ 9th क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से। ये स्टोरी फ्रांस में 14 जुलाई 1789 में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसका नाम है स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल। बास्टाइल फ्रांस की एक फोर्ट्रेस प्रिजन यानी जेल थी, जिसे वहां के लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मोनार्कियल सिस्टम हुआ करता था और फ्रांस में भी उस टाइम पर राजा का शासन था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, पर क्यों, ये हम आगे जानेंगे। राजा भी अपने ट्रूप्स को सड़कों पर भेज देता है और इसके बाद से ही लोगों के बीच रूमर्ड यानी कि अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं कि अगर लोग किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर ओपन फायरिंग होगी। अब लोग उन ट्रूप्स का सामना करने के लिए वेपन्स ढूंढने लगते हैं, जिसके लिए वो बास्टाइल, जो कि एक जेल थी, उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले में जेल के कमांडर को मार दिया जाता है और जो लोग जेल के अंदर बंद थे उन्हें छुड़ा लिया जाता है और इसके बाद बास्टाइल को तोड़ दिया जाता है। पर बास्टाइल ही क्यों? क्योंकि ये जेल डेस्पोटिक यानी तानाशाही रूलर की निशानी थी। फ्रांस के लोग अपने राजा से नाखुश थे। इस इवेंट के बाद आर्टिस्ट ने इस इवेंट की पेंटिंग्स बनाई, क्योंकि ये फ्रांस के लोगों के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। प्रिजन को तोड़ने के बाद जो रिमेन्स थे उन्हें सोवेनियर यानी याद के तौर पर बाजार में बेच दिया जाता है। आज भी फ्रांस में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंसिडेंट 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ क्यों। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और फ्रांस के उस समय के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के 4 रीजन थे: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल। तो चलिए देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी फ्रांस की सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में कैसी सोसाइटी थी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का पॉलिटिकल रीजन भी था। फ्रांस में उस टाइम पर मोनार्की हुआ करती थी और वहां पर अंपायर हुआ करते थे और उस समय वहां बर्बन डायनेस्टी का रूल था। इन 1774 लुई 16 असेंडेड द थ्रोन, यानी 1774 में लुई 16 फ्रांस के राजा बने। उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी। लुई 16 की शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंटोनेट से। बट अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, यानी उनके राजा बनते ही उन्हें पता चलता है उनकी जो ट्रेजरी है वो खाली है। पर क्यों? इसके बहुत से रीजंस थे, जैसे कि नंबर 1, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, यानी कि लंबी लड़ाई जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर देती है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक लंबी लड़ाई चली आ रही थी, जिसका असर फ्रांस के ट्रेजरी पर पड़ता है, क्योंकि वॉर के लिए आपको वेपन्स की ज़रूरत होती है और इन्हें खरीदने के लिए पैसों की, और इसी वजह से फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन्ड होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स वो जगह थी जहां किंग और क्वीन रहा करते थे और पैलेस इतना भव्य और शानदार था जिसे मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, जिस वजह से जरूरत से ज्यादा पैसा सिर्फ इसे मेंटेन करने पर ही खर्च हो जाता था। नंबर 3, फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, यानी अमेरिका के 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने में भी फ्रांस द्वारा की गई हेल्प। ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया हुआ था, उससे आज़ादी अमेरिका को 1776 में मिली, पर यह आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए उन्हें लड़ना पड़ा। ब्रिटेन का दुश्मन था फ्रांस और फ्रांस इसी का फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने के लिए हेल्प करता है, और जिसका असर फ्रांस की ट्रेजरी पर पड़ता है। नंबर 4, द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर टू अ डेब्ट। लीवर जो वहाँ की करेंसी हुआ करती थी। हमने देखा कि अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस के द्वारा की गई हेल्प और वर्साइल्स को मेंटेन करना, इतने खर्च की वजह से फ्रांस पर 2 बिलियन का डेब्ट आ जाता है, क्योंकि फ्रांस ने दूसरे कंट्रीज से कर्ज लिया हुआ था। और यहीं से बनता है हमारा पॉइंट 5, लैंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी जिन कंट्रीज से फ्रांस ने कर्ज लिया हुआ था उस लोन के ऊपर लैंडर्स 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे, यानी अब फ्रांस को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने थे। नंबर 6, रेगुलर एक्सपेंसेस, यानी रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना,
गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज को रन करना। अब इन सब रीजन की वजह से फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन्ड होते रहे और ट्रेजरी खाली होती गई। पर इसका इन्होंने एक सॉल्यूशन ढूंढा और वो सॉल्यूशन था द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, यानी फ्रांस के लोगों पर टैक्स बढ़ा देना, क्योंकि टैक्स बढ़ाने से किंग को लगा पैसे आने लगेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, इनका टैक्स बढ़ाने का तरीका गलत था। पर कैसे? 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी थी, पर ये फ्यूडल सोसाइटी आखिर है क्या? पहले इसे ओल्ड रिजीम भी कहा जाता था, यानी 1789 से पहले की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि उस टाइम पर पूरे राज्य में एक राजा हुआ करता था, पर इतने बड़े स्टेट को संभालना एक राजा के लिए पॉसिबल नहीं हुआ करता था, जिसके लिए वो अपनी लैंड या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी फ्यूडल लॉर्ड्स को दे देता था, जिन्हें हम नॉबल्स के नाम से जानते हैं। ये लोग अपने हिस्से की लैंड पर पीजेंट से काम कराया करते थे और टैक्स वसूला करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह के सिस्टम में हमें एक हिरार्की देखने को मिलती है। इसे ही फ्यूडल सोसाइटी कहा जाता है। हिंदी में फ्यूडल को सामंत कहा जाता है। चलिए लौटते हैं अपनी फ्रेंच सोसाइटी पर। इन 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो 3 ग्रुप्स में बटा हुआ था, जिन्हें स्टेट कहा जाता था। और यहीं से हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का सोशल रीजन भी मिलता है, क्योंकि इन तीनों स्टेट में से केवल 3rd स्टेट ही टैक्स पे किया करता था। पर इन तीनों स्टेट में आखिर कौन कौन से लोग हुआ करते थे, हम इसे एक चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेट, जिसमें क्लर्जी हुआ करते थे, जिन्हें हिंदी में पादरी कहा जाता था, जो चर्च से रिलेटेड काम किया करते थे। सेकंड स्टेट, नोबेलिटी हुआ करती थी, यानी कुलीन वर्ग, जो किंग के नॉबल्स हुआ करते थे। थर्ड स्टेट, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर एटसेट्रा हुआ करते थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस, इनके अलावा स्मॉल पीजेंट्स या वो लेबर जिनके पास अपनी लैंड नहीं हुआ करती थी, जो दूसरों की लैंड पर काम किया करते थे, जिन्हें लैंडलेस लेबर और सर्वेंट कहा जाता था। अब इस पूरे सिस्टम में पीजेंट्स की पॉपुलेशन फ्रांस की पॉपुलेशन का करीब 90% थी, जिसमें से बहुत कम लोगों के पास अपनी लैंड हुआ करती थी, क्योंकि 60% लैंड नोबल्स, चर्च या थर्ड स्टेट के अमीर मेंबर्स के पास हुआ करती थी। इस सिस्टम में फर्स्ट और सेकंड स्टेट सारे प्रिविलेज एंजॉय किया करते थे और ये अधिकार इन्हें जन्म से ही मिले हुए थे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज था एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, यानी स्टेट को किसी भी तरह का टैक्स ना देना। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थे। इसे हिंदी में सामंतवाद कहा जाता है। इसका मतलब है फ्यूडल लॉर्ड्स को पीजेंट से टैक्स वसूल करने के अधिकार प्राप्त थे। टैक्स देने के अलावा पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, यानी पीजेंट्स फ्यूडल लॉर्ड्स को अपनी सर्विसेज भी दिया करते थे, जैसे कि उनके घरों में या फील्ड्स में काम करना, आर्मी में अपनी सेवा देना, रोड्स बनाने में पार्टिसिपेशन देना। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट फुल मजे में रहा करते थे और ये टैक्स का बोझ पूरी तरह से थर्ड स्टेट पर हुआ करता था। ये टैक्स कई तरह के हुआ करते थे, जैसे कि टीथ, ये वो टैक्स था जो चर्च वसूला करता था, जिसमें पीजेंट्स को अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 हिस्सा देना पड़ता था। दूसरा टैक्स था टेल, जो डायरेक्ट स्टेट को पे करना होता था। इनके अलावा भी बहुत से इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जो सॉल्ट, टबैको यानी रोजमर्रा में यूज किए जाने वाली चीजों पर लगाए जाते थे। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे और क्यों स्टेट का टैक्स बढ़ाने का तरीका गलत था। पर इतना काफी नहीं था। सोशल और पॉलिटिकल रीजंस के अलावा कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी थे जो इस रेवोल्यूशन का कारण बने, जैसे कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए संघर्ष, जो सब्सटेंसेस क्राइसिस की तरफ ले जाते हैं। सब्सटेंसेस क्राइसिस वो एक्सट्रीम सिचुएशन थी जब लोग अपनी बेसिक नीड्स तक को पूरा नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, पर 1789 तक ये पॉपुलेशन 28 मिलियन हो जाती है। यानी हम इसे उस टाइम पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है, पर इस डिमांड के अकॉर्डिंग उतनी सप्लाई नहीं बढ़ती है, जिसका एक कारण ड्रॉट और हेल यानी सूखा और ओले पड़ने से फसलों का खराब होना भी था। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है और ब्रेड, जो कि वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की डाइट हुआ करती थी, उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। जो वर्कर्स वहाँ की वर्कशॉप्स में काम किया करते थे, उनकी एक फिक्स्ड सैलरी हुआ करती थी। जब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगे, उसके साथ उनकी सैलरी में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया और जिससे रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ने लगता है। और इन सब की वजह से फ्रांस में सब्सटेंसेस क्राइसिस आ जाते हैं।
और जैसा कि हम जानते हैं, इतना सब होते हुए भी थर्ड स्टेट के लोगों को कई तरह के टैक्स भी देने पड़ते थे, जिससे उनकी लाइफ और बदतर हो जाती है और उन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे हम एक चार्ट के जरिए भी समझ सकते हैं। बैड हार्वेस्ट, फसल का खराब हो जाना, जो ले जाता है स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन यानी अनाज की कमी की तरफ, जिससे फूड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। देन द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, यानी गरीब लोग ब्रेड नहीं खरीद पाते हैं, जिससे दो सिचुएशन बनेगी। फूड राइट, यानी लोग खाने के लिए आपस में लड़ेंगे, जिससे नंबर ऑफ डेथ बढ़ेंगे। दूसरा वीकर बॉडीज, यानी लोगों की शारीरिक क्षमता का कम हो जाना या उनकी बॉडी का कमजोर पड़ जाना, जो ले जाता है डिजीज एपिडेमिक्स की तरफ, यानी बीमारियां और महामारी की तरफ, और इससे भी नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज होती है। पर इस टाइम पर कुछ सोशल ग्रुप्स भी थे जिन्होंने इस सिचुएशन के खिलाफ उठना शुरू किया, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का सबसे बड़ा कारण बना, जिसे हम इंटेलेक्चुअल कॉजेज भी बोल सकते हैं। और ये ग्रुप था अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवाइसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, यानी मिडिल क्लास का इन प्रिविलेजेस के खिलाफ खड़े हो जाना। जैसा कि हमने देखा है कि फ्रांस में पीजेंट्स और वर्कर्स थर्ड स्टेट का पार्ट थे, जिनकी लाइफ बहुत ही बदतर थी। उन्होंने टैक्स बढ़ाए जाने पर और फूड स्कैरसिटी यानी खाने की कमी को लेकर कई बार रिवॉल्ट किए, पर लैक ऑफ मीन्स और प्रोग्राम की वजह से वो किसी भी प्रकार का सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज नहीं ला पाए थे। पर इस थर्ड स्टेट में एक ऐसा सेक्शन इमर्ज हुआ जो प्रॉस्पेरियस भी था और एजुकेटेड भी था। प्रॉस्पेरियस से हमारा मतलब है जिसके पास वेल्थ भी थी और ये पढ़ा लिखा भी था। इन्हें मिडिल क्लास कहा जाता था। पर ये थे कौन और ये लोग प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड बने कैसे? ये थर्ड स्टेट का वो सेक्शन था जिसमें मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा शामिल थे। पर ये प्रॉस्पेरियस बने कैसे? बाय एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, यानी ये वो लोग थे जो दूसरे देशों से व्यापार किया करते थे। ये लोग वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल से चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, या इन चीज़ों को सोसाइटी के रिच मेंबर के द्वारा खरीद लिया जाता था। क्योंकि इनके पास अच्छा पैसा था, इसीलिए ये एजुकेटेड भी थे और इनके पास नए आइडियाज़ भी थे। अब एक बात जिसके खिलाफ ये सेक्शन था, नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, क्योंकि ये सेक्शन खुद बहुत एजुकेटेड था। इसीलिए इनका मानना था कि किसी भी ग्रुप को जन्म के आधार पर किसी भी तरह के स्पेशल अधिकार नहीं मिलने चाहिए। व्यक्ति की सोशल पोजीशन उनकी मेरिट यानी उनकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड होनी चाहिए, और यहीं से ये डिमांड करते हैं फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी स्वतंत्रता, समान कानून और सभी के लिए समान अवसर। पर ये आइडियाज़ इनके पास आए कहाँ से? एक्चुअली में ये लोग उन फिलोसोफर से बहुत इंस्पायर्ड थे जिन्होंने इन आइडियाज़ के बारे में बात की। वो थे जॉन लॉक, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने वर्क टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क को क्रिटिसाइज किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट एक ऐसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग किंग के पास ऐसी दैवीय शक्ति है जो गॉड के द्वारा दी गई है, इसीलिए उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, यानी राजा के पास डिसीजन लेने की सारी पावर है। ये डिसीजन जस्ट है या अनजस्ट है, इस पर कोई व्यक्ति क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार किंग को स्वयं गॉड ने दिए हैं और इसे ही एब्सोल्यूट पावर कहा जाता है। पर जॉन लॉक इस थ्योरी को रिफ्यूट यानी मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही दूसरे फिलोसोफर थे जीन जैक रूसो, जो कि फ्रांस से थे। उन्होंने आइडिया प्रपोज किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग राजा के पास कोई डिवाइन राइट्स नहीं है। रूसो प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म जहां लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेसिकली रूसो बात करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पावर किसी मोनार्क नहीं बल्कि लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होगी, यानी जहां लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। तीसरे फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू, जो अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट की पावर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होनी चाहिए। नंबर 1 लेजिस्लेटिव, जो लॉज बनाते हैं। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव्स, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 3 जुडिशरी,
जो इनके द्वारा बनाए गए लॉज पर नजर बनाए रखती है। अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट इसी मॉडल पर बेस्ड थी और आज भी मैक्सिमम कंट्रीज की गवर्नमेंट इसी मॉडल पर आधारित हैं। इसके साथ साथ आज़ादी के बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन को इंडिविजुअल राइट की गारंटी भी देता है। ये सब फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक बड़े एग्जाम्पल थे और थर्ड स्टेट के ग्रोइंग मिडिल क्लास इन आइडियाज से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। धीरे धीरे ये आइडियाज फ्रांस में फैलने लगे और हर जगह जैसे सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस किए जाने लगे। इनके अलावा बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू ये आइडियाज पूरे फ्रांस में स्प्रेड होने लगे और लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिले प्रिविलेजेस के ऊपर क्वेश्चंस करने लगे। जो लोग रीड या राइट नहीं कर सकते थे उन्हें ये आइडिया सुनाए जाते थे। इस तरीके से जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था वो प्रिविलेजेस को खत्म करने के लिए डिमांड करने लगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, यानी इसके परिणाम क्या थे। हम देख चुके हैं कि इस टाइम पर किंग डिसाइड कर चुका था कि उसे टैक्सेस बढ़ाने हैं, पर ओल्ड रिजीम में मोनार्क के पास ये पावर नहीं थी कि वो अकेला अपनी इच्छा से लोगों पर कभी भी टैक्स इम्पोज कर सके, क्योंकि न्यू टैक्स को इम्पोज करने के लिए उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुआ करते थे। लास्ट टाइम ये मीटिंग 1614 में हुई थी। इस मीटिंग में क्या हुआ और कैसे इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिला, क्योंकि 1789 तक ये आइडियाज पूरे फ्रांस में फैल चुके थे। इस वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज को डिस्कस किया, जिसमें हमने फ्रांस के लेट 18th सेंचुरी के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और ये वीडियो समझ आई हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।